हेलो। आज हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो 31 से 36 में दिया है। तो ये क्या है, ये कोलेट्रल इवेंट्स पे डिपेंड करता है ना। 32 में है कोई भी इवेंट के हैपनिंग पे, 33 में है कोई भी इवेंट के नॉट हैपनिंग पे, और इसे हम 35 के पैरा 1 और 33 के लिए पैरा 2 के साथ टू रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि 35 के पैरा 1 और पैरा 2 में है कि यदि कोई टाइम गिवन है तो, है ना। तो contingent contract is a contract to do something or not to do something. If an event collateral to such contract happens or does not happen. Happens है तो 32 में आएगा, does not happen है तो 33 में आएगा। यदि टाइम मेंशन्ड है ना, तो 35 के पैरा 1 और पैरा 2 में आएगा। अभी सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है। तो चंदूलाल हरजीवन लाल वर्सेस सीआईडी, इस केस में ये क्लियर हुआ कि अभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर 5 में दिया है 68 से 72 में। इसमें केस है मोसेस वर्सेस मैकफार्लन। इसी केस में सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया था, का कॉन्सेप्ट बताया था। 68 में क्या होता है, यह क्लेम फॉर नेसेसरीज जो सप्लाई किया गया है किसी पर्सन के साथ जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना। इस पर एक केस है नेस वर्सेस इनमैन। इसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टी से हम क्लेम करते हैं जो भी हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि वन पर्सन शुड नॉट गेट रिच ऑन समवन एल्स एक्सपेंसेस। अब चलते हैं 71 की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ ट्रूथ्स। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम उसी तरह की रहेगी जैसी एक बेली की होती है। बेली हम पढ़ेंगे 151 में, यानी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 में। अब आते हैं 72 में। मान लो कोई असामाजिक टाइप का आदमी है, उसने शरीफ टाइप के आदमी को डराया धमकाया और काफ़ी कम कंसिडरेशन देके उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसे रिटर्न करना पड़ेगा जिसको उसने धमकाया था। ये दो चीज़ों पे होता है 72, मिस्टेक पे भी होता है, क्वेश्चन पर भी होता है ना। तो ये था अपना 72। अब चलते हैं 23 में, जो रह गया था हमारा। 23 में है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो यदि ये फॉरबिडन बाय लॉ है, मान लो बिहार में लीटर बंद है या गुजरात में बंद है और वहाँ पे हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना, या डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ लॉ को, यहाँ पे लॉफुल है ही नहीं, ठीक है, फ्रॉडुलेंट है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रही है। तो इन सब मामलों में, और कोर्ट मान लो किसी चीज़ को इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानती है, तो उस मामले में भी। अब 38 है ना, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। जब सामने वाला परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है और आप उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हो, तो सामने वाला अपने राइट कॉन्ट्रैक्ट में लूज नहीं करने वाला, है ना। हाँ, पर इसकी भी कंडीशन है, प्रोमिसर अपनी राइट लूज ना करे, इसकी भी कंडीशन है। और वो क्या है कि ये जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 3 बजे रात को ही पहुंच जा रहे हो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सामने वाले को कि आप वही चीज़ ऑफर कर रहे हो जो वो चाह रहे हैं, है ना। ये अपना 38 टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस।
अब आते हैं 56 पे, है ना। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल दो तरह के होते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी दोनों वाइड होती है, पर ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वाइड एग्रीमेंट होती है, और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसको कि हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, है ना। ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड है। अब इसमें कुछ केस हैं, ट्रेल वर्सेस हेनरी, जिसमें राजा की ताजपोशी देखने जाता है, पर सर्कमस्टांस बदल जाते हैं और वो दूसरे रास्ते से जाता है। ये जिस होटल में रहता है उस उद्देश्य से वहाँ पे नहीं रहता। टेलर वर्सेस कैडविल, जिसमें हॉल बुक होती है पर वो हॉल ही जल जाती है। और इंडियन केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगीराम। इसी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 जो है फिनिश हो गया। थोड़े बहुत बच गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।